घोटाले, जैसे टूरिज्म सेक्टर हो या जो यहाँ के हाईवेज में भी काफी बढ़ावत मिली है, जो यहाँ की हाईवे डिपार्ट जितना यहाँ पे हुआ है, और यहाँ की जो बिजनेस बाहर से भी काफी लोग यहाँ पे, क्योंकि पहले एक असम ऐसे ही राज्य है जहाँ पे टेररिज्म भी एक बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में लाए, और जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको जो यहाँ भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी बहुत स्मिता, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में असम की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम किया है। लेकिन अब इस बार आज भी जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, हम जानते हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब कोविड की चुनौती भी सामने है, लेकिन साथ ही साथ उनके अनुभव के साथ युवा मंत्री हैं जो इस बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। क्या हम ये माने कि अनुभव के साथ युवा ऊर्जा का जोश देखने को मिलेगा इस बार की सरकार में? जी, बहुत ये कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री जिनको मिले हैं वो बहुत युवा पीढ़ी है, और नए जोश से वो काम करेंगे, ऐसा ये जो सरकार है ऐसा लगता है। और क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा वो खुद भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से हर काम को चैलेंज के तरह से लेते हैं और कम्पीट करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो टीम बनाए हैं, तो अभी फिलहाल जो 14 लोगों की जो कैबिनेट उनको मिला के, तो उसको ये बता सकते हैं कि डेफिनेटली उनको भी अच्छा काम करने के लिए मौका देंगे, और सब ये भी एक चैलेंज के तरह से लेंगे, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो परिस्थिति है कोविड-19 को लेके, ये भी एक बहुत चैलेंज रहेगा। और क्योंकि पिछले साल हिमंत बिश्व शर्मा उन्होंने भी बहुत कोशिश की असम को बुरी जितना मतलब जो कोरोना वायरस को लेके जितना प्रॉब्लम असम ने फेस किया, हालांकि बहुत सराहनीय है वो जितना उन्होंने प्रिपेयर्डनेस दिखाया। और इस बार भी पिछले कई दिनों में हालांकि कोविड केसेस है, लेकिन अभी भी यहाँ पे वैक्सीनेशन को लेके जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो असम गवर्नमेंट ने जितना किया है, हालांकि बाकी राज्यों में भी इतना वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है जितना कि पता चल रहा है सप्लाई में, लेकिन यहाँ पे गुवाहाटी में असम में स्पेशली जो वैक्सीनेशन को लेके सप्लाई को, यानी मृदुस्मिता, हम ये मान सकते हैं कि अभी तक जो काम किया गया है, अब लोगों की अपेक्षाएं भी इस बार ज्यादा है इस सरकार से, इसलिए जमीनी स्तर पर और आगे बढ़कर काम करना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखा दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमंत बिश्व शर्मा जी को मुबारकबाद दी है, और उन्होंने तमाम अन्य मंत्री जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है उन्हें भी मुबारकबाद दी है, और उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि जिस सरकार ने आज शपथ ली है, जो विकास का सफर असम में शुरू हुआ है उसको लेकर और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में ये जो टीम जिसने आज शपथ ली है वो जरूर सफल साबित होंगे। Congratulations to Himant Biswa ji and other ministers who took oath today. I'm confident this team will add momentum to the development journey of Assam and fulfill aspirations of the people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम की नई सरकार को मुबारकबाद दी है। और वहीं असम से आगे बढ़कर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित राजभवन में एक सादे समारोह में तृणमूल कांग्रेस के 43 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से 24 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री जबकि अन्य 19 ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। मंत्री परिषद में शामिल होने वाले नए चेहरों में पहली बार विधायक बने क्रिकेटर मनोज तिवारी, वरिष्ठ नेता अखिल गिरी, बिप्लब मित्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर और अभिनेत्री बीरबहा हंसदा शामिल हैं। इससे पहले 5 मई को ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और वहीं पश्चिम बंगाल में आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति बहुत चिंताजनक है, वो जल्द ही हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। We are in a very deep crisis in the state. Post-poll, retributive violence, acts of arson, loot now have graduated to intimidation and extortion. This is very worrisome.
I have therefore decided to visit the affected parts in the state as part of my constitutional duty. I indicated to the state government to make arrangements. Unfortunately, their response has not been very responsive to the situation. और साथ ही इस प्रेस वार्ता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों ने वोट करने का फैसला किया, इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी और मानवाधिकारों की कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर आपका वोट आपकी मौत, संपत्ति की तोड़फोड़ और लूट का कारण बनता है तो ये लोकतंत्र का अंत है। The most alarming situation, the most concerning facet of this violence is that in democracy, people are being made to pay price with their life, with their rights, with their human rights, because they chose to vote. If your vote becomes a cause of your death, destruction of property, you are subjected to loot, arson, coercion, intimidation. It is end of democracy. और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, अगर हम देखें तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद की हिंसा एक गंभीर मामला बन जाता है, खासतौर पर जिस तरह और जिस विस्तार से, जिस व्यापक स्तर पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। एक राज्यपाल के द्वारा इन मुद्दों को उठाया जाना कितना गंभीर मामला बनता है राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि इस प्रेस वार्ता से पहले भी राज्यपाल के द्वारा सरकार को आगाह किया गया था कि इस हिंसा को रोका जाए। बिल्कुल सही ममता, ये जब राज्यपाल खुद इस बात को उठा रहे हैं तो इसमें गंभीरता तो है ही, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद विधानसभा के अंदर ये कह चुकी हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी अपने हार से नाराज है, हार को मान नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने मतलब बीजेपी ने पूरे प्रदेश में एक हिंसा का वातावरण तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हकीकत में प्रदेश में पूरी तरह से शांति विराजमान है, ये ममता बनर्जी यानी कि सरकार की जो मुख्यमंत्री का कहना है। अब लड़ाई किस तरफ से करना है, कैसे करना है, एक तरफ से बीजेपी अपने तरफ से पूरे प्रदेश में लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ गवर्नर राज्यपाल जगदीप धनखड़ उनके हर जगह पे, हर प्रदेश में गवर्नर का एक अपना नेटवर्क होते रहते हैं और उसी नेटवर्क के कारण गवर्नर के पास राजभवन में कई तरह की वीडियोस आके पहुंच रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है उनके पास, तो इसीलिए राज्यपाल भी काफी चिंतित है। उन्होंने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर कोलकाता और चीफ सेक्रेटरी सबको बुलाए थे, रिपोर्ट मांगे थे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है। इसके बारे में भी जगदीप धनखड़ साहब ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। तो मतलब इस बात की है कि एक तरफ गवर्नर ने प्रदेश की शांति कायम रखने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से माना ये नहीं जाए कि बंगाल में सही में कोई हिंसा हो रही है तो तब तक कुछ करना या कुछ, अब उन्होंने जगह जगह पर दौरा करने की बात कह रहा है, लेकिन उनका इस दौरे का इंतजाम करना पड़ेगा प्रदेश सरकार को। प्रदेश अगर इसके इंतजाम ना करे तो पता नहीं हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उन्होंने किस तरह से ये दौरा करेंगे और कैसे करेंगे। तो अगर वो दौरा करने के लिए निकलते हैं तो वो भी काफी गंभीर मामला हो जाएंगे। अभी इंतजार है कि एक तरफ सरकार की ये रवैया, दूसरी तरफ गवर्नर की तरफ से प्रदेश में शांति कायम रखने के लिए, और जैसे उन्होंने बताया कि जो वोट अगर लोगों की जान की बदले में वोट लोग दे तो वो मतलब वोट देने की नतीजा ये होता है कि लोगों को अपना जान गंवाना पड़े, तो वो एक तरह से गणतंत्र के खिलाफ है, गणतंत्र की मौत है। तो इनको गणतंत्र प्रतिष्ठित करने के लिए, गणतंत्र को वापस कायम करने के लिए जो कोशिश गवर्नर साहब की तरफ से किया जा रहा है,
हमें इंतजार करना पड़ेगा वो दौरा कर पाए या नहीं। ममता। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरह से राज्य सरकार गवर्नर के साथ, राज्यपाल के साथ सहयोग नहीं कर रही और एक असहयोग का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं संघीय ढांचे और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में नजर रहेगी खासतौर पर कि टीएमसी कैसे रिएक्ट करती है राज्यपाल की इन बातों पर, और राज्यपाल खुद ये दौरा कर पाते हैं तो उसके लिए कहां तक सुविधा दे पाती है राज्य सरकार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। कोरोना महामारी के संकट को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बीते दिन केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर कोविड प्लान, वैक्सीनेशन पर जानकारी दी थी। केंद्र ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार की कोविड वैक्सीन नीति तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घावधि जरूरतें पूरी करने की दृष्टि से तैयार की गई है। हलफनामे में कहा गया कि मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए वैक्सीन की कीमत तय करना महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रयास कर रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जाहिर है कि जिस तरीके से वैक्सीन दिया जाना महत्वपूर्ण है और जिस तादाद में भारत को वैक्सीन की जरूरत है, उसको लेकर अदालत ने ये सवाल उठाया है कि वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है। लेकिन वैक्सीन के मूल्य निर्धारण को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पेटेंट एक्ट 1970 के तहत के प्रावधानों को लेकर भी सरकार ने अपनी बात सामने रखी। किन मायनों में भारत की वैक्सीन उपलब्ध कराने की सोच भारत सरकार की और ये एक्ट, इनके प्रावधानों के बीच समन्वय किस तरह बैठता है? ममता, यहाँ पर दो तीन बातें हलफनामे में कही गई हैं केंद्र की ओर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार एक तो ये पूछा था कि ये वैक्सीनेशन के लिए जो पॉलिसी है उसमें वैक्सीन की कीमत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग क्यों है। उसके जवाब में केंद्र ने ये कहा है कि सभी राज्यों को एक समान दर पर वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र और राज्यों के बीच जो कीमत का फर्क है उसमें एक दलील ये दी गई है केंद्र की तरफ से कि एक तो बहुत बड़े वॉल्यूम में केंद्र सरकार ने ये वैक्सीन प्रोक्योर किए थे, दूसरा बहुत सारी आर्थिक मदद भी दी गई थी केंद्र की ओर से, एडवांस पेमेंट्स किए गए थे इन वैक्सीन को लेकर के। और एक बात यहाँ पर ये कही गई है कि लगभग सभी राज्य ये कह रहे हैं कि वो 18 से 44 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन होना है उसमें भी फ्री वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे, फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए कीमत का जो असर है वो वैक्सीनेशन ड्राइव पर उसका प्रभाव नहीं होगा कीमत का। जहां तक राज्यों की कीमत तय करने की बात है तो कोर्ट ने ये कहा कि हमें एक वैक्सीनेशन का जो पूरी प्रक्रिया है उसमें प्राइसिंग इस तरह से करनी होगी कि कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी रहे। अगर दाम बहुत कम कर दिए जाते हैं तो कुछ कंपनियां हो सकता है कि इसमें शामिल ना हो, जबकि कोर्ट खुद ये बात कह रहा था कि आप जो पेटेंट कानून के जो भी प्रावधान है उनका इस्तेमाल कर, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स को शामिल कीजिए। तो ये जो प्राइसिंग है इसको डिफेंड किया, इसको केंद्र ने इसका बचाव किया है प्राइसिंग पॉलिसी का। इसके अलावा पेटेंट की बात यहाँ पर यह भी थी कि जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, रेमडेसिविर और इसके अलावा कुछ और अन्य दवाइयां भी हैं जो जिनको ये कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि आप इनका भी प्रोडक्शन कीजिए। और पेटेंट एक अलग मसला है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपके पास जो भी घरेलू कानून है उनके तहत आप इनका प्रोडक्शन कीजिए। इस पर केंद्र की दलील ये है कि अभी रेमडेसिविर का जो प्रोडक्शन है उसके लिए एक बड़ी समस्या रॉ मटेरियल जो है, कच्चा उत्पाद, उसके प्रोक्योरमेंट भी है। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और जो एस्टिमेशन है उसको भी लगातार रिवाइज किया जा रहा है कि कितना वायल्स की जरूरत है, तो उसको बढ़ा के 56 लाख कर दिया गया है कि 26 मई तक करीब 56 लाख रेमडेसिविर वायल्स की जरूरत होगी। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो पेटेंट से जुड़े मसले हैं उनको कोर्ट अभी ना देखे, क्योंकि ज्यादा बेहतर ये होगा कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए यानी कूटनीति के जरिए सरकार इन चीजों को हासिल करे। जो भी कंसेंट चाहिए विदेशी कंपनियों से वो कूटनीति के जरिए हासिल किए जाएं, ना कि घरेलू कानून के दबाव में इस तरह का कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म में प्रतिकूल प्रभाव होंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक बड़ा हलफनामा, हालांकि 200 से ज्यादा पेज का एक हलफनामा है, लेकिन जो मुख्य हलफनामा है वो करीब
88 पेज का है इसमें ममता, और इसमें जो भी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मुद्दे उठाए थे उन पर क्रमवार केंद्र ने अपना जवाब रखा है। जी, और अब चूंकि गुरुवार को ये चर्चा आगे जारी रहेगी तो नजर रहेगी उस पर भी। हालांकि ट्रिप्स वेवर में भी सरकार आईपी एक्ट बौद्धिक संपदा इसको वेवर की बात ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रही है। भारत सरकार खुद इस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि अब आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ देश में भी वैक्सीन सस्ती और सुलभ हो, ये सुनिश्चित कैसे किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैक्सीनेशन की ही, क्योंकि देश में कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 17 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। देश में 17 करोड़ 1,76,000 से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कल रविवार को 6,79,000 से ज्यादा वैक्सीन दी गई। केंद्र सरकार ने अब तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज राज्य सरकारों को मुफ्त में मुहैया कराई है। वहीं राज्यों के पास अभी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज मौजूद हैं। अगले 3 दिनों में राज्यों को 9 लाख से अधिक वैक्सीन मुहैया कराई जाएंगी। और वैक्सीन डोज के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच औसत वितरण की बात करें तो कुल इस्तेमाल की गई वैक्सीन का लगभग 41% 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिया गया, तो वहीं 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों के बीच लगभग 46% वैक्सीन दी गई। 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों के बीच 8.8% वैक्सीन की खपत हुई, जबकि 4.4% वैक्सीन 18 से 30 वर्ष के लोगों को दी गई है। और देश भर में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो 4 दिन बाद मामूली राहत मिली है। कल देश में 4 लाख से कम नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,66,000 से अधिक नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,53,818 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,45,237 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,754 मरीजों की मौत हुई है और वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,46,116 हो गया है। और टेस्टिंग की बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में कल तक कुल 30,37,50,077 नमूनों का परीक्षण हुआ। इनमें 14,74,606 नमूनों की जांच हुई। देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेल लगातार ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज कर्नाटक के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। इसमें 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस के कल शाम 4 बजे बेंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। ये ट्रेन आज टाटा नगर से रवाना हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के पहुंचने से कर्नाटक में कोरोना से प्रभावित लोगों को काफी राहत होगी। और कोरोना संकट में भारत को विदेशों से मिल रही मदद की कड़ी में 3 भारतीय नौसेना के युद्धपोत आज ऑक्सीजन कंटेनर्स, ऑक्सीजन टैंक और सिलेंडर्स जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति लेकर भारतीय तटों पर पहुंच गए हैं, जिनमें आईएनएस एरावत 20 टन क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के साथ सिंगापुर से विशाखापट्टनम पहुंचा। वहीं आईएनएस कोलकाता 2 भरे हुए ऑक्सीजन कंटेनर्स, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर्स के साथ कतर और कुवैत से न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस त्रिखंड भी कतर से 27 मीट्रिक टन के 2 कंटेनर्स की खेप लेकर मुंबई पहुंच गया है। That the Indian naval ship Trikhand, which was deployed for Operation Samudra Setu 2, arrived this morning at Mumbai with 2 liquid medical oxygen filled containers, each of 20 metric ton capacity. The ship, whilst mission deployed along with other Western Fleet units, was pressed into national tasking for shipment of liquid medical oxygen containers and associated medical equipment from various countries. और इस तरह कोविड के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लगातार जारी है। और इसी कड़ी में ब्रिटेन से 1350 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खेप आज भारत पहुंची। ब्रिटेन भारत को 5,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेंट कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ब्रिटेन सरकार का आभार जताया है। राज्य भी अपने अपने स्तर पर कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज से 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है। आज सुबह 4 बजे से लेकर 24 मई की सुबह 4 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। आज से किराना, सब्जी, मांस और मछली बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। ये दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में सरकारी शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। विवाह, अंत्येष्टि, साक्षात्कार और अस्पताल आदि तक संबंधित दस्तावेज के साथ यात्रा की अनुमति होगी। इस दौरान राज्य में सभी ई-कॉमर्स गतिविधियों को भी बंद रखा जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन हो गया है। आज सुबह 6 बजे से लागू हुआ पूर्ण लॉकडाउन 24 मई की सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। किराने, दवा, दूध की दुकानें आज से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान वायु और रेल सेवा चालू है, लेकिन मेट्रो रेल सेवा बंद है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस भी सड़कों पर सख्ती दिखाते नजर आई। दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन को आज से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार के लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाई गई है। दिल्ली में आज से 1 हफ्ते के लिए मेट्रो सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है। इस लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी को शादी करनी है तो वो घर में या फिर कोर्ट में कर सकता है। हालांकि इस दौरान 20 लोगों से ज्यादा उपस्थित नहीं रह सकते। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य में कोरोना कर्फ्यू को आज से 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। ये कर्फ्यू आज सुबह खत्म हो रहा था, लेकिन अब ये 17 मई तक जारी रहेगा। बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं और सुविधाओं की छूट रहेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में आज से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए व्यापक कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान गौतम बुद्ध नगर जिले के 17 नगर निगमों में चलाया जा रहा है। इसके लिए सुबह टीका लेने के लिए लंबी कतारें देखी गई। और अब बात हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन आज से 17 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। सरकार ने इस लॉकडाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा खुले में शादी समारोह पर पूर्ण रोक होगी। सिर्फ घर या फिर कोर्ट में ही शादी करने की अनुमति होगी। बारात निकालने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। राजस्थान में कोरोना के कहर को देखते हुए 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो 24 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन में रोडवेज की बसों का भी संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गाइडलाइन का उल्लंघन करे, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जांच, उपचार, वैक्सीनेशन एवं संसाधनों के विस्तार के तमाम प्रयासों के साथ साथ संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सरकार कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराएगी। इसके बिना इस घातक लहर को रोक पाना संभव नहीं है। इस बीच दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए आयुष मंत्रालय आज से 7 और जगहों पर आयुष 64 की गोलियों का निःशुल्क वितरण कर रहा है। इन केंद्रों पर मरीज या मरीज के प्रतिनिधि मरीज की RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट और उसके आधार कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट प्रति दिखाकर आयुष 64 की गोलियों का एक मुफ्त पैक ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से मुफ्त में ले सकते हैं। आयुष 64 एक पॉली हर्बल औषधि है, जिसे कोविड-19 के बिना लक्षण वाले हल्के और मध्यम स्तर के संक्रमण के उपचार में उपयोगी पाया गया है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है।
कालरा तभी से फरार है जब से खान मार्केट में उसके रेस्टोरेंट से कई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली पुलिस ने जब्त किए। आपको बता दें कि दिल्ली के खान मार्केट में 2 बड़े रेस्टोरेंट, खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई थी। पुलिस ने दोनों जगहों से करीब 105 कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए थे। एक अन्य खबर में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। सुशील कुमार पर एक पहलवान की हत्या का आरोप है। पुलिस सुशील कुमार की तलाश में छापे मार रही है। दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि सुशील कुमार देश से बाहर जा सकता है। और अब देखते हैं अर्थजगत से जुड़ी खबरें व्यापार प्राइम में। देश में कोरोना महामारी की संख्या में आज हल्के सुधारों के बीच शेयर बाजार में सुबह से ही तेजी कायम है। सेंसेक्स में मध्य सत्र में 314 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है, जबकि निफ्टी अभी 100 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। और निर्यात की बात करें तो देश में मई महीने के पहले सप्ताह में निर्यात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 80% बढ़कर 7.04 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले साल 2020 में 1 से 7 मई के दौरान 3.91 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि 2019 की इसी अवधि में 6.48 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। रुक कर लेते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित जाबुल प्रांत में एक यात्री बस के सड़क किनारे हुए बम विस्फोट की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 28 अन्य लोग घायल भी हुए। इसी तरह परवान प्रांत में हुई बस को निशाना बनाकर किए गए एक अन्य विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, 9 अन्य घायल हो गए। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने ईद की छुट्टियों के मद्देनजर 3 दिनों के राष्ट्रव्यापी संघर्ष विराम की घोषणा की थी। रमजान के बाद चंद्रमा के दर्शन के आधार पर इस सप्ताह बुधवार या गुरुवार को ईद की छुट्टी शुरू होगी। अफगानिस्तान में शनिवार को स्कूल में हुए हमले के बाद इस बॉम्ब विस्फोट की वजह से कई यात्री मारे गए हैं। हिंसक हमले बढ़ रहे हैं, खासकर तब जब अमेरिका ने अपने 2500 अन्य जवानों को सुरक्षा बलों को वापस बुलाने की तारीख 1 मई से आगे बढ़ाकर 9/11 तक यानी सितंबर 9 तक कर दी है। बढ़ते हैं आगे। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने शनिवार को संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार जीत हासिल की और उसने ब्रिटेन से स्कॉटलैंड की आजादी पर एक अन्य जनमत संग्रह कराने की मांग पर आगे बढ़ने पर जोर दिया। हालांकि उसके पास बहुमत से 1 सीट कम है। इसके बावजूद एसएनपी स्कॉटिश ग्रीन्स के 8 सदस्यों के सहयोग से सत्ता में आसानी से आ जाएगी। स्कॉटिश ग्रीन्स भी स्कॉटलैंड के अलग होने का समर्थन करती है। स्कॉटलैंड में संसदीय चुनाव बृहस्पतिवार को हुए थे और इसके अंतिम नतीजे दिखाते हैं कि एसएनपी को एडिनबर्ग स्थित संसद में 129 सीटों में से 64 सीटें मिली हैं। स्कॉटलैंड में हुए संसदीय चुनाव के परिणाम के बाद ब्रिटेन से उसके अलग होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। स्कॉटलैंड सरकार को कई शक्तियां हासिल हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित मामले अब भी ब्रिटिश सरकार के अधीन आते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वेल्श और स्कॉटलैंड के नेताओं के साथ कोविड रिकवरी सम्मेलन बुलाया है। जॉनसन ने कहा कि महामारी से उभरते ब्रिटेन में स्कॉटलैंड के लिए एक और जनमत संग्रह गैर जिम्मेदार और लापरवाह कदम होगा। उन्होंने कहा कि ये मामला 2014 के जनमत संग्रह में सुलझाया जा चुका है, जबकि दूसरे जनमत संग्रह के पक्षधरों का कहना है कि ब्रेक्सिट के बाद स्थिति मौलिक रूप से बदल गई है। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति साल्वा कीर ने संसद को भंग कर दिया है। ये कदम 2013 में शुरू हुए गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित शांति समझौते के अनुरूप उठाया गया।
गृह युद्ध को समाप्त करने वाले समझौते के अनुसार संसद को 400 से 550 सदस्यों तक विस्तारित किया जाना चाहिए और साथ ही सभी दलों के सदस्यों को शांति समझौते में शामिल होना चाहिए। दशकों के गृह युद्ध के बाद 2011 में दक्षिण सूडान ने सूडान से स्वतंत्रता हासिल की। 2013 के अंत में कीर ने उपराष्ट्रपति रीच मचर को बर्खास्त कर दिया, जिससे हिंसा भड़क गई। दोनों नेताओं ने गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का अंतिम निर्णय 2020 में लिया गया था। एक बार फिर रुख कर लेते हैं अफगानिस्तान से जुड़ी खबर का। जैसे हमने आपको बताया कि एक बस के बम की चपेट में आने से कई लोग मारे गए हैं और हिंसा लगातार अफगानिस्तान में बढ़ती नजर आ रही है, जिस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमने देखा कि शनिवार को भी स्कूल पर हमला हुआ, कई स्कूली बच्चियां मारी गई, उसके बाद भी बस के विस्फोट की बात हुई और ऐसी एक और भी खबर सामने आई। ये जो हिंसा लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जबकि तालिबान खुद मना करता है कि शनिवार का हमला हमने नहीं किया, लेकिन ईद को लेकर 3 दिन का संघर्ष विराम की भी बात कर रहा है, क्या ये विडंबना नहीं है कि आतंक लगातार बढ़ रहा है अफगानिस्तान में? देखिए, जब भी अमेरिकी सरकार ने इस बात को बताया था कि वो अब अमेरिका की जो फोर्सेस हैं और नेटो की फोर्सेस हैं वो अमेरिका से करीब निकल जाएंगी सितंबर के आसपास, करीब 10,000 फोर्सेस हैं अमेरिका और नेटो की मिला के, जिसमें से 2,500 से 3,000 अमेरिकन फोर्सेस हैं और बाकी नेटो की फोर्सेस हैं। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अफगानिस्तान की जो सुरक्षा और शांति की जो वर्तमान स्थिति है वो खतरे में पड़ सकती है। हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो वार्ताओं का दौर चल रहा है, जहां अफगानिस्तान की सरकार के लोग शामिल हैं, जहां पर तालिबान के लोग शामिल हैं, और जो कुछ एक देश है, चाहे रूस हो, ईरान हो, या आप कहें तो एक्सटेंडेड दौर की वार्ताएं हो रही है, दुनिया के तमाम देशों की मध्यस्थता हो रही है इस पूरे प्रक्रिया में। लेकिन जो अफगानिस्तान की मूल समस्या है, हिंसा, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और खासतौर पर जिस तरह से स्कूली बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि अफगानिस्तान की जो विरोधी पार्टियां हैं, उनमें अभी भी एक पक्ष या राजनीतिक स्थिरता को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास बहुत ही ढीला है, और ये रवैया अफगानिस्तान के लिए निश्चित रूप से आने वाले दिनों में किसी राजनीतिक स्थिरता की जो संभावना है उसको खारिज कर सकता है। अभिषेक, साथ ही क्योंकि हम जानते हैं कि 60% अफगानिस्तान का हिस्सा तालिबान के कब्जे में है, अफगानी तालिबान भी वहां पर काम करता है तो पाकिस्तानी तालिबान के भी वहां पे काम कर रहा है। ऐसे में तमाम हिंसक गुट जो वहां पे सक्रिय है और अमेरिका वहां से निकल रहा है, अफगानिस्तान के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए वैश्विक स्तर पर इसको लेकर क्या कुछ अंदेशा जताया जा सकता है, खासकर तब जबकि तालिबान और सरकार के बीच की बातचीत आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही? देखिए ममता, अफगानिस्तान की जो पूरी हालत है उसका थोड़ा अगर हम कहें तो 2 तरीके से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला ये कि अब जबकि वहां से अमेरिका अपने फोर्सेस को लेकर अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाह रहा है, तो अफगानिस्तान के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, भारत है, ईरान है, रूस है, चीन बहुत बड़ा सहयोगी है जिसे इस क्षेत्र की जियो स्ट्रेटजी में इंटरेस्ट है, उनका अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिरता को लेकर क्या रवैया है, वो किस तरीके से उसे देखते हैं, किस तरीके का उनका इंटरेस्ट है। जैसा कि हमने देखा है कई बार पाकिस्तान पर भारत के आरोप लगाता है कि वो अभी भी वहां पर टेररिज्म का जो एक सेफ हेवन है उसको बरकरार रखना चाहता है, और वहां पर तालिबान के जो चरमपंथी हैं उनको शह दे रहा है ताकि कल को अफगानिस्तान सरकार पर पाकिस्तान ज्यादा प्रभाव पे रहे। रूस के अपने कंसर्न है। तो एक तो अफगानिस्तान का ये जो इंटरनेशनल या नेबरिंग पहलू है, दूसरा है कि अफगानिस्तान के जो तमाम जो जातीय वारलॉर्ड्स है, जिन्हें आप रीजनल जो छत्रप कह सकते हैं, उनकी अपनी कोशिश है कि अब ऐसी स्थिति में जबकि एक राजनीतिक समाधान ढूंढने का प्रयास हो रहा है अफगानिस्तान में, वो अपने कम्युनिटी या अपने ट्राइब को कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, कितना ज्यादा फोर्सफुली अफगानिस्तान के पावर सेंटर में रख सकते हैं। अभी जो ये स्कूल जिस पर की हमला हुआ, वो मोस्टली एक हजारा की क्षेत्र में पड़ता है। तो जो तमाम वहां पर जो लीडर्स हैं जो कि कुछ उज्बेकिस्तान की बॉर्डर से सटे हुए हैं, ताजिकिस्तान की बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो उन अलग अलग क्षेत्रीय वारलॉर्ड्स में भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कहें तो लड़ाई है, मतभेद है कि जो नई सरकार आई उसमें उनका कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, कितना ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ हो। तो न सिर्फ तालिबान बल्कि अलग अलग वारलॉर्ड्स भी अपने प्रभाव को दिखाने के लिए हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, और ये ही अफगानिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है उसको और भी ज्यादा संकट में डाल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए और शांति के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में शांति हो, लेकिन कहां, कब, कैसे संभव हो पाएगा, ये एक सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अमेरिका के कोलोराडो में हुई गोलीबारी में कल 7 लोगों की मौत हो गई। कोलोराडो स्प्रिंग्स में कल एक व्यक्ति ने बर्थडे पार्टी में गोली चला दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी के बाद शूटर ने खुद को भी गोली मार ली। इस नृशंस हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। ये घटना डेनवर से करीब 110 किलोमीटर दक्षिण में घटी। गौरतलब है कि महामारी के दौरान अमेरिका में इस तरह की गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई थी। इस साल गोलीबारी की बड़ी घटनाओं में से एक कोलोराडो के बोल्डर में ही एक व्यक्ति द्वारा सुपरमार्केट में गोलीबारी की गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबर में तुर्की के इस्तांबुल में फिलिस्तीनी समर्थकों के एक समूह ने इजरायली दूतावास के बाहर रात में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद पर कथित हमले की निंदा की। इजरायली सेना के मुताबिक सेना ने गजा की तरफ से दागे गए रॉकेट का प्रतिरोध किया। सेना ने बताया कि गजा की तरफ से फिलिस्तीनी विद्रोहियों ने 2 रॉकेट दागे, जिसमें एक रॉकेट को मार गिराया गया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रमजान के मौके पर जेरूसलम में काफी तनाव बढ़ गया है। रविवार को करबला में इराकी सामाजिक कार्यकर्ता इहाब अल वजनी की मौत का मातम मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। गौरतलब हो कि शनिवार को करबला में कुछ अज्ञात अपराधियों ने वजनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इहाब अल वजनी को अक्टूबर क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। वजनी के ताबूत को इराकी झंडे में लपेटकर शियाओं के पवित्र शहर करबला की गलियों में घुमाते हुए इमाम हुसैन की समाधि तक ले जाया गया। इहाब अल वजनी के अंतिम दर्शन के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए। आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू होने के बाद से अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। नए इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने सशस्त्र समूहों द्वारा मारे गए और प्रताड़ित किए गए कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। और अब एक नजर कोरोना की बात पर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 33,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 13 करोड़ 65 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 34 लाख के पार जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 5,96,000 के करीब पहुंच गया है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 51 लाख से ज्यादा हो गए हैं, तो वहीं फ्रांस में कोरोना से कुल 57,77,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। फ्रांस में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,06,000 से अधिक है। और ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान को तेज गति देने के लिए न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी में एक टीकाकरण केंद्र खोला गया। इस टीकाकरण केंद्र ने हर हफ्ते यहां 30,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में लगातार चौथे दिन कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को कोविड-19 की कुल 2.65 मिलियन से अधिक खुराक दी। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में आज से कोरोना प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। प्रतिबंधों में कमी होने से रेस्टोरेंट, जिम और फिल्म थिएटर्स अधिक क्षमता के साथ खुल सकते हैं। वहीं आउटडोर गतिविधियों में खेल और संगीत के कार्यक्रमों को 25% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी। साथ ही इंडोर गतिविधियों को 30% क्षमता के साथ 17 मई से खुलने की इजाजत दी गई है। मेक्सिको में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 1 महीने के दौरान काफी कमी आई है, जिसके बाद से नियमों में ढील दी जा रही है। अब बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका में सख्त लॉकडाउन के नियमों के बावजूद रमजान की खरीदारी करने के लिए लोग भारी संख्या में बाजारों में एकत्रित हुए। लोगों ने सामाजिक दूरी जैसे नियमों को दरकिनार करते हुए कोरोना के नियमों की अवहेलना की। वहीं दुकानदार मास्क पहने हुए नजर आए। साथ ही जो लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे थे, उनके लिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे। बांग्लादेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 7,73,000 है। वहीं इस महामारी से देश में अब तक 11,900 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अधिकांश हिस्सों में आपातकाल हटा दिया गया है, जिसका लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। समुद्र तटों पर एकत्र होकर लोगों ने संगीत की धुनों पर नृत्य कर आपातकाल हटने का जश्न मनाया।
स्पेन में कोरोना के कुल 35 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। वहीं देश में कोरोना से अब तक 78,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में कोविड-19 महामारी के संक्रमण दर में गिरावट आने के बाद कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों में राहत दी गई। हेडलबर्ग में महीनों के लॉकडाउन के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि शहर के रेस्तरां और कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। बर्लिन में लोगों ने बाहर निकलकर धूप का आनंद लिया। बर्लिन में कोरोना टेस्ट बाइक चलाई गई जो लोगों का मुफ्त में कोविड जांच करती है। जर्मनी में कोविड के अब तक 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खेल जगत की खबरें गौरव के साथ। तो गौरव, क्या कुछ है खास आज खेल प्राइम में? शुक्रिया ममता। खेल प्राइम में शुरुआत करेंगे ओलंपिक की खबर के साथ, जहां पर अब जबकि टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में 3 महीने से भी कम का समय बाकी रह गया है, ऐसे में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बयान दिया है कि उन्होंने कभी भी ओलंपिक को प्राथमिकता के तौर पर सामने नहीं रखा। संसदीय समिति की बैठक में ये पूछे जाने पर कि अगर जापान में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है तो भी क्या ओलंपिक गेम्स आयोजित होंगे, इस प्रश्न के जवाब में जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी ओलंपिक को प्राथमिकता के तौर पर नहीं देखा था। गौरतलब है कि उनका ये बयान उस ओपिनियन पोल के बाद सामने आया है जिसमें जापान के करीब 60% लोगों ने कोरोना महामारी के चलते ओलंपिक के आयोजन के पक्ष में नहीं हैं। जापान ने कोरोना महामारी के चलते टोक्यो में आपातकाल को मई के अंत तक बढ़ा दिया है। मैंने कभी भी ओलंपिक को प्राथमिकता के तौर पर सामने नहीं रखा। मेरी प्राथमिकता जापान के लोगों का स्वास्थ्य और उनके जीवन को सुरक्षा देना है। ये बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ। ओलंपिक और पैरालंपिक के संदर्भ में ये बेहद जरूरी है कि पहले हम वायरस के संक्रमण से बचें। बात कर लेते हैं रफ्तार की, जहां मर्सिडीज टीम के फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने रविवार को स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर इतिहास रच दिया। हैमिल्टन ने बार्सिलोना में हुई रेस में रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपेन को करीबी मुकाबले में शिकस्त दी। इस रेस में मर्सिडीज के ही वल्टेरी बोतास तीसरे स्थान पर रहे। हैमिल्टन ने लगातार 6ठी बार स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर जर्मन दिग्गज शूमाकर की बराबरी भी की। वे किसी एक रेस को लगातार 5 बार जीतने वाले दुनिया के दूसरे रेसर भी बन गए हैं। इससे पहले हैमिल्टन ने 100वीं बार पोल पोजीशन हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बात करते हैं टेनिस की, जहां जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त इटली के मार्टियो बेरेटिनी को 6-7, 6-4 और 6-3 से हरा दिया। चौथी बार एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी अपने नाम की। पहले सेट में बेरेटिनी ने ज़्वेरेव को कड़ी टक्कर दी और लगातार अपनी सर्विस बचाकर सेट को टाई ब्रेकर तक वो ले गए, जहां उन्होंने ब्रेक पॉइंट कर बनाकर मैच में खुद को बनाए रखा। लेकिन दूसरे और तीसरे सेट में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने शानदार खेल दिखाते हुए दूसरे सेट में 2 और तीसरे सेट में 3 बार बेरेटिनी की सर्विस को ब्रेक किया और खिताब को अपने नाम किया। बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जहां इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में हालांकि पहला गोल एस्टन विला की तरफ से देखने को मिला, जब उनके खिलाड़ी बर्टेड ट्रॉरो ने बाईं छोर से गेंद नेट में डालकर स्कोर को 1-0 कर दिया। इस तरह पहला हाफ जो था विला के नाम रहा, लेकिन इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दूसरे हाफ में 3 गोल दागकर मुकाबले को अपने नाम किया। बात करते हैं ला लीगा की, जहां स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड का ला लीगा में शीर्ष पर पहुंचने का सपना टूट गया। दरअसल टीम को जीत के लिए लीग में शीर्ष पर पहुंचने के लिए जीत की जरूरत थी, लेकिन टीम जो थी वो शीर्ष पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि मुकाबला बराबरी पर आ गया। ये मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। सेविया ने भी 2 गोल किए और रियल मैड्रिड ने भी 2 गोल किए, जिसके चलते अब रियल मैड्रिड के जो हैं वो 75 अंक हैं और वो शीर्ष पर चल रही एटलेटिको मैड्रिड से 2 अंक पीछे हैं। एटलेटिको मैड्रिड के 77 पॉइंट हैं।
इस ड्रॉ के बाद रियाल का कहना चाहिए कि जो खिताब जीतने का जो सपना है वो भी कहीं ना कहीं बिखरता नजर आ रहा है। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी ममता देवास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खेल खबरों के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। और लाइव टाइम में बात कोविड केयर की। कोविड-19 इस महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए यूं तो कई हाथ आगे आए हैं। इनमें दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन ने भी एक बड़ी पहल करते हुए द्वारका स्थित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के छात्रावास कैंपस में 200 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। यहाँ इस्कॉन द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज, वॉलंटियर्स मुहैया कराए गए हैं। साथ ही यहाँ ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं, भोजन, इन सभी की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। साथ ही आध्यात्मिक परामर्श और योग कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। इस कोविड सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। कोविड महामारी के दौरान सरकारी सहायता के साथ साथ निजी संस्थाएं भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रही हैं, जिनमें शामिल है इस्कॉन। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन ने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के छात्रावास कैंपस में 200 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। पहले लॉकडाउन के दौरान लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने वाले इस्कॉन ने दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड की कमी से जूझ रहे कोविड मरीजों की मुश्किल आसान करने के लिए ये पहल की है। इस समय हम दिल्ली की राजधानी में मौजूद हैं और आपसे मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में 200 बेड्स का लगभग इंतजाम किया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। इस्कॉन ने इस बार इसका बीड़ा उठाया है। लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उनके घर पर खाने की, जो कोविड पेशेंट थे, तो हमने वो चालू किया। फिर हमने पाया कि और चैलेंज जो आ रहा है वो ऑक्सीजन का आ रहा है, बेड्स का आ रहा है, ट्रीटमेंट का आ रहा है। जनकपुरी हॉस्पिटल के अंडर गाइडेंस में एजेंसी साथ में ली और हम लोग 200 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें कि दवाई, टेस्ट, ऑक्सीजन, खाना, काउंसलिंग, ये सब जो है फ्री है। दिल्ली एनसीआर में कोई भी पेशेंट है जिसको कोविड है, उसके घर पर हम लंच और डिनर दोनों डिलीवर कर रहे हैं और आज की तारीख में लगभग हम 30 से 32 हज़ार प्रसाद डेली डिलीवर कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको अभी तक तो समस्या आ रही है या आपने कुछ अलग से इनिशिएट लेकर के उनको लाइन अप किया हुआ है? ऑक्सीजन जो है मिल नहीं रही, तो ऑक्सीजन बनाने की मशीन जो कंसंट्रेटर कहते हैं जिसको, 10 लीटर वाले हम लोगों ने लगभग 250 इंपोर्ट कर लिए थे और इसलिए हम सेल्फ डिपेंडेंट है। हाई प्रेशर कभी कभी चाहिए होता है तो उसके लिए हमने लगभग 90 सिलेंडर भी ले लिए हैं, तो हमारे को ऑक्सीजन का कोई चैलेंज नहीं। इस कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही डॉक्टर्स, नर्सों की सुरक्षा के लिए केंद्रीयकृत निगरानी व्यवस्था का भी प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि किसी कोविड केयर सेंटर में नहीं, इवन बड़े बड़े अस्पतालों में भी नहीं है, एम्स में है। उसमें क्या हुआ कि हमारा एक रिस्ट बैंड जैसे हम वॉच पहने वैसे वॉच लग जाएगा एक हर पेशेंट को और सेंट्रलाइज मॉनिटर होती रहेगी, जिसमें जैसे आज की डेट में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम गया तो सेंट्रल मॉनिटर पे उसका पॉपअप आ जाएगा और हमारा डॉक्टर रस करेगा। बार बार डॉक्टर और नर्सेस को एक्सपोज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सेवा, मेडिसिन, खाना पीना, ये सब कुछ फ्री है और हर तरह की फैसिलिटी होते हुए भी हम लोग भी बार बार जाकर के उनसे पूछ रहे हैं कि आपको घर वाले मिस तो नहीं हो रहे। अगर आपको किसी को फ़ोन पे बात करनी है तो हम फ़ोन पे बात करवा रहे हैं उनसे। वो तमाम जो पैरामीटर्स हैं, जो कोविड के जो नॉर्म्स हैं या कोविड के लिए जो नियम यहाँ पर तय किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है निश्चित तौर पर। इसी तरह से और भी संस्थाएं आगे आएंगी और जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और मिड प्राइम के अंत में बात रूस की, जहां विजय दिवस में देश में चारों ओर खुशी का माहौल है। लोग अपने अपने तरीके से रूस के विजय दिवस को मनाने में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर रात में आतिशबाजी की गई। आप देखिए इन झलकियों को। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। Namaskar and welcome to Midday Prime. Well, news and updates on the collective battle against COVID from India and the world, and also other news from the world of business and sports. So stay with us over the next 1 hour. Let's begin with the big news at this hour. Himanta Biswa Sarma takes oath as the Assam Chief Minister. 13 other ministers also take oath as cabinet ministers. The BJP leader was unanimously elected as the BJP legislature party leader yesterday. The centre defends differential vaccine pricing policy, and the Supreme Court says that liberalised pricing and accelerated national COVID-19 vaccination strategy would further ramp up the pace of COVID-19 vaccination. India achieves a major milestone as the country surpasses the landmark of 17 crore vaccination doses. Over 20 lakh doses administered to 18+ age group, with more than 240,000 beneficiaries receiving their first dose of COVID vaccine till 8 p.m. yesterday. India reports over 366,000 new COVID-19 cases, more than 353,000 recoveries, while 3,754 people lose their lives in the past 24 hours. The total number of tests conducted during the previous day stands at 14,74,000. All-round effort here. Amid rising COVID cases, strict lockdown to be observed in various states from today. Tamil Nadu and Karnataka enforce a complete statewide lockdown up to May 24.
Rajasthan too is observing a strict lockdown from today up to the 24th of May, while Delhi, UP and Haryana extend their lockdown by another week. In a tragic incident, 11 people are killed, dozens injured in a roadside bomb explosion late Sunday in the southern province of Zabul in Afghanistan. And in sporting action, Lewis Hamilton beats Max Verstappen in a thrilling duel to win the Spanish Grand Prix, his third Grand Prix win of the season, and equals Michael Schumacher's mark of 6 victories at the Spanish Grand Prix. So let's begin with the big story. And the big story is coming in from Assam. Hemanta Biswa Sarma took oath as the 15th Chief Minister of Assam, along with 13 members of his cabinet today. He was administered the oath of office and secrecy by the Assam Governor Jagdish Mukhi. And the other 13 ministers who took oath as cabinet ministers, they are Ranjit Das, Atul Bora, AGP, UG Brahma, UPPL, Parimal Shukla Baidya, Chandra Mohan Patowari, Keshav Mahanta, AGP, Dr. Ronuj Pegu, Sanjay Kishan, Jogan Mohan, Ajanta Niog, Ashok Singhal, Pijus Hazarika, Bimal Bora. Well, the BJP National President JP Nadda, the former Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal and other leaders were present at the ceremony. The Chief Minister of Tripura, Biplab Dev, Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma, Manipur Chief Minister N. Biren Singh, and Nagaland Chief Minister Nephew Rio were also present at the swearing-in ceremony of the Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and his cabinet. Well, Hemanta was elected unanimously by the BJP legislature party, which met in Guwahati on Sunday. His name was proposed by the outgoing Chief Minister Sarbananda Sonowal. Now, earlier today, Hemanta Biswa Sarma offered prayers at the Kamakhya temple. And Mridu Smita now is joining us with more inputs on this. Well, Mridu Smita, so Assam gets its new chief minister, but he has been a chief minister in waiting for some time. You know, even when he was in the Congress party, he left the party because, you know, he was wanting, I mean, he had hoped to be the chief minister, but they had overlooked him then. So, I mean, he has been a tall leader waiting for a long time, and finally yesterday, the legislature party unanimously elected him to be their leader, and he is the chief minister today. Fill us in, you know, with his background and a little bit that can put this all into perspective. Yes, of course, Mark. It is a great day for the history of Assam because the 15th Chief Minister of Assam is Dr. Hemanta Biswa Sarma. As you said, yes, he has been waiting for quite a long time. In fact, he is one of the tallest leaders to say who has joined the BJP after being in the Congress party for quite a long time. And he is also one of the tallest leader who has tried his best to, you know, look upon the various northeastern states as well, yes, where BJP have come to power. Yes, Mridu Smita. Tell me? Hello? Yeah, go ahead. We seem to have lost a little, you know, the connection was a bit weak in the moment, but now we've reestablished contact with you, so carry on. You were telling us more about, yes, go ahead. Yes, I was saying that, yes, he, when he joined the BJP party in late at 2000, before the election 2016. Right, Mridu Smita, I need to stop you for a moment because we are going to go across live now to a press conference where the BJP spokesperson Sambit Patra is addressing this press conference. Let's listen in. और आप सभी जानते हैं किस प्रकार से अभी चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करके जिस प्रकार मुंबई की लड़ाई रही है कोविड के खिलाफ उस पर बात की थी। कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी मुंबई के कोविड के खिलाफ लड़ाई पर और जो उसके हीरो हैं, जो उसके सेंट्रल फिगर हैं,
मुंबई में कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को जिन्होंने बहुत सही तरीके से लड़ा, उन इकबाल सिंह चहल जो कमिश्नर हैं, उनका इंटरव्यू आज छपा है। उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको और देश के साथ बांटना चाहूँगा। जब इकबाल चहल जी से पूछा गया कि आपने मुंबई में और अपने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सिचुएशन को किस प्रकार मैनेज किया, तो जो वो कहते हैं वो उत्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस उत्तर में वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र या मुंबई में हो जाए, मगर वैसी परिस्थिति में मैंने तुरंत एक एसएमएस भेजा, एसओएस कॉल भेजा कैबिनेट सेक्रेटरी होम को। उन्होंने यहां पे कहा है कि विद इन 15 to 20 सेकेंड आई हैड एन इनकमिंग कॉल फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा. He told me, tell me what you want. I said we have to import oxygen into the state. I told him that we can't manufacture oxygen at such short notice and that the turnaround time for the oxygen coming from Haldia was around 8 days. I worked under Gaba. उसके बाद बहुत कुछ कहते हैं, बाद में वो कहते हैं तुरंत जैसे ही मैंने उनको कहा उन्होंने वो सारे ऑक्सीजन को मुहैया कराया और महाराष्ट्र तत्क्षणात भेजा। 15 से 20 सेकंड के अंदर, एसओएस के 20 सेकंड के अंदर केंद्रीय सरकार जिस प्रकार से काम करके महाराष्ट्र को ऑक्सीजन भेजना। और यहां आप देख सकते हैं प्रश्न उनसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेंटर्स ऑक्सीजन एलोकेशन। यहां पर खुद इकबाल जी कहते हैं, जो कमिश्नर हैं, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन इन वेरी स्ट्रांग मैनर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट बी ब्लेम्ड एट ऑल. इफ एनीबडी हैज टू बी ब्लेम्ड इट इज द स्टेट्स. वो खुद कहते हैं इकबाल जी, इसमें आप केंद्र की राजनीति को, केंद्र के सरकार को मत घसीटिए। इसमें अगर किसी का दोष है तो ये राज्यों का है, राज्यों से सवाल पूछिए। देखिए, एक तरह यहां आज एक सेंट्रल फिगर, एक हीरो जिसने इस लड़ाई को लड़ा है, वो मानते हैं कि केंद्र का क्या रोल रहा है। और दूसरी तरफ मित्रों, आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है वी विल ऑल्सो कम अप विथ फैक्ट्स। हम भी सच्चाई को रखेंगे, हम भी पूछेंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में 26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है, दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़, और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये, 1,34,00,000 वैक्सीन, इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाए। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है, जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। आप देखिए वैक्सीन की स्थिति में दिल्ली को किस प्रकार से भ्रमित किया गया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब पहला फेज और दूसरा फेज खुला, जिसमें पहले फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलना था वैक्सीन, और बाकी बाद के फेज में किस प्रकार से 60 साल के और कोमॉर्बिड और 45 साल से ऊपर के, उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर थे उनका जो फर्स्ट डोज कवरेज था वो मात्र 77.67% दिल्ली में ये डोज दिया गया था। हेल्थ केयर वर्कर सेकेंड डोज कवरेज, आपको जान के बड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगा
कि ओनली 53%, केवल लगभग 50% लोगों को ही दिया गया। क्यों? उस समय